तो चलिए फिर है ना प्रॉब्लम की सेशन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम की डिस्कस करता हूं डियर, राइट। देखिए तो क्वेश्चंस किस तरह के आपके पास गिवन है, देखिए जरा, है ना, केयरफुली सुनिएगा। 2 blocks of weight W1 50 Newton and W2 50 Newton, right, rest on a rough inclined plane, okay, and connected by a string as shown in figure। क्लियर बात है जी, ओके। तो इस क्वेश्चंस में आपके पास 2 ब्लॉक है भैया, दिस इज द ब्लॉक 1 एंड दिस इज द ब्लॉक 2, ये 2 ब्लॉक्स है, राइट। और इन दोनों ब्लॉक्स का जो वेट है वो भी गिवन है आपके पास, राइट। यहाँ पे वेट W1 गिवन है, बताइए तो 50 न्यूटन। क्लियर है, राइट। मैं ऐसे गिवन लिख देता हूं, ओके। एंड ब्लॉक 2 का जो वेट है अगेन 50 न्यूटन है, राइट। और ये जो दोनों ब्लॉक है ना, ये इंक्लाइंड प्लेन में कैसा है, रेस्ट है। इंक्लाइंड प्लेन में कैसा है, रेस्ट है। और ये इंक्लाइंड प्लेन की कैसा बात हुआ, रफ की बात हुआ है, राइट। और रफ प्लेन में ही बात करेंगे फ्रिक्शन। क्लियर है ना बात, राइट। और ये जो दोनों ब्लॉक है डियर, ये जो दोनों ब्लॉक है ना, ये कैसा है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। एंड दैट स्ट्रिंग इज नथिंग बट व्हाट, दिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। इतनी सा बात क्लियर क्या, बताइए तो। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आगे बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड ब्लॉक्स, यहां पे ब्लॉक्स की बात हुई है, मतलब एक से ज्यादा ब्लॉक, राइट। तो जो इसी प्लेन पे रखा हुआ है, जो इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो भैया कॉन्टेक्ट सरफेस आएगा, और कॉन्टेक्ट सरफेस में क्या बात होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ रहे हैं क्या बात को, राइट। ब्लॉक का सरफेस और इस इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस। क्लियर बात, राइट ना। तो यहां पे प्लेन और ब्लॉक्स के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पे देखेंगे μ1 दिया हुआ है और ये μ2 दिया हुआ है, राइट। देखिएगा बड़ा केयरफुली, क्या दिया बताइए तो, μ1 इक्वल्स टू 0.3 एंड μ2 इक्वल्स टू 0.2 रेस्पेक्टिवली। क्लियर बात, मतलब ब्लॉक 1 और इंक्लाइंड सरफेस या फिर इंक्लाइंड प्लेन, इसके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3। क्लियर। ब्लॉक 2 और इंक्लाइंड सरफेस इसके बीच जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.2। क्लियर बात, ओके। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना डियर, राइट, ये कॉन्टेक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है। तो यहां पे आप देख पाएंगे कॉन्टेक्ट सरफेस डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन तो वही है जिसमें दोनों ब्लॉक रखा हुआ है, लेकिन ब्लॉक तो डिफरेंट है ना। 2 ब्लॉक्स बोल रहे हैं, मतलब अलग अलग ब्लॉक्स की बात हुई भैया। भले ही इसका वेट सेम है लेकिन ब्लॉक्स तो अलग है, तो उसका सरफेस का नेचर भी तो अलग होगा, ब्लॉक के सरफेस का नेचर। तो इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है, तो कॉन्टेक्ट सरफेस वाइज बात करोगे तो कॉन्टेक्ट सरफेस ब्लॉक 1 एंड इस इंक्लाइंड प्लेन का अलग होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस ब्लॉक 2 और इसी इंक्लाइंड प्लेन का अलग होगा। समझ रहे हैं क्या बात को। तो इसीलिए यहाँ पे μ1 और μ2 दो तरह की अलग अलग वैल्यू देके रखी हुई है। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर ना। क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रिक्शन में, और वर्डिंग को ध्यान रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि है ना, उसमें कई बार कुछ ऐसे वर्ड यूज होता है फ्रिक्शन में। आप देखेंगे मैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, राइट। बहुत ही केयर करना होता है आपको वर्डिंग का, ठीक है। तो फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका इंक्लिनेशन आपको फाइंड आउट करना है। दैट मींस एंगल, एंड दैट एंगल इज नथिंग बट व्हाट, दिस एंगल। समझ रहे हैं क्या, जो इस हॉरिजॉन्टल से ये इंक्लाइंड प्लेन बना रहा है, राइट। वो एंगल को, वो इंक्लिनेशन को आपको फाइंड आउट करना है। और कंडीशन की बात ही देखो तो, फॉर विच, जिसके लिए स्लीपिंग विल इम्पैंड, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। आ रही बात समझ में, स्लीपिंग विल इम्पैंड, ठीक। तो याद कीजिए, है ना, जस्ट मैं जितने कॉन्सेप्ट जो अभी डिस्कस किया ना उसे थोड़ा सा रिलेट करते हैं। एंगल ऑफ रिपोज की बात किए थे, तो ऐसे कुछ इंक्लाइंड
है ना, मतलब हमने क्या किया था, जो क्या था हमारा प्लेन था या फिर सरफेस था जिसमें रखा हुआ था क्या, ब्लॉक, इसको हम इंक्लाइन करते जा रहे थे, इंक्लाइन करते जा रहे थे, एक टाइम पे ऐसा एंगल मिलता था, है ना, जिस एंगल पे ये जो ब्लॉक रखी हुई है ना, वो जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में आ जाता था, जस्ट स्टार्ट टू स्लाइडिंग डाउन की कंडीशन में आ जाता था। क्लियर बात है क्या, आ रही बात समझ में? ओके, तो उस एंगल को हम लोग बोलते थे क्या, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो यहां पे है ना, स्लीपिंग बोलिए या स्लाइडिंग बोलिए, मतलब वही है, इस इंक्लाइंड प्लेन में वो स्लिप कर रहा होगा ब्लॉक, अरे बस समझ में, या फिर स्लाइड कर रहा होगा ब्लॉक, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन ये इंपेंड का मतलब क्या होता है पता है, इंपेंडिंग मोशन से आया हुआ है, इंपेंड, इंपेंडिंग मोशन से आया हुआ है इंपेंड, राइट, तो इंपेंडिंग, इंपेंडिंग मोशन, इंपेंडिंग मोशन से आया हुआ है क्या, ये इंपेंड। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है? और इस इंपेंडिंग, अच्छा, इंपेंडिंग मोशन का मतलब ये होता है जस्ट स्टार्ट टू मूव, और यू कैन से स्लाइड, और यू कैन से स्लिप। क्लियर है बात? और यू कैन से स्लिप, ओके, स्लिप, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ओके, स्लिप, SLIP होगा क्या, SLIP होगा क्या, यहाँ पे बताइए, चलो देख लीजिएगा स्पेलिंग को, है ना, स्लिप, राइट, यहां पर भी मैं करेक्ट कर देता हूं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, SLIPING, स्लिप, ओके, स्लीपिंग। क्लियर है क्या पॉइंट, राइट? अब बताइए, जस्ट स्टार्ट टू मूव और स्लाइड और स्लिप, इस कंडीशन को और आप क्या बोलते हो, इस कंडीशन को और आप क्या बोलते हो? तो ये तो बड़ा अच्छे से आपको क्लियर है ना, स्टार्टिंग से तो यही डिस्कस कर रहे हैं, क्या बोलते बताइए, तो लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग कंडीशन। और फ्रिक्शन में लिमिटिंग कंडीशन का मतलब होता है भैया कि बॉडी जो है जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में है, राइट, जस्ट स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में है, मोशन में नहीं आया है, रिलेटिव मोशन में नहीं आया है, जस्ट वो स्टार्ट करने की कंडीशन में है, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन। और इसी कंडीशन को, है ना, जिसमें स्टार्ट टू मूव की कंडीशन में है, तो उस तरह की मोशन जो जस्ट होने वाला है, उस मोशन को बोलते हैं भैया इंपेंडिंग मोशन। तो इस इंपेंडिंग मोशन से वर्ड आया है इंपेंड, राइट। तो यहां पे आपको ये बोला जा रहा है कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन दैट इज अल्फा, एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करो, राइट, जिसके लिए फॉर विच स्लीपिंग विल इंपेंड, मतलब स्लीपिंग जस्ट होने वाला है, जस्ट स्टार्ट होने वाले, वो एंगल फाइंड आउट कीजिए। मतलब आपको यही लिमिटिंग कंडीशन की बात हुई है क्या, बताइए तो, समझ रहे हैं क्या बात जी, क्लियर है? और यहां पे रेस्ट की भी बात हुई है, किसकी बात हुई बताइए, तो रेस्ट की भी बात हुई है। तो मैंने तो आपको ऑलरेडी ये बात बोल के रखा हुआ है कि हम लोग ना भैया स्टैटिक में, जिसमें हम फ्रिक्शन की बात करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो हमारा जो स्टार्टिंग स्टेप होता है, राइट, एनालिसिस करने का, क्वेश्चंस को एनालिसिस करने का, ओके, तो वो क्या होता है, लिमिटिंग कंडीशन, वो क्या होता है, लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है जी, जिसमें हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन को कंसिडर करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? तो सर क्या यहां पर भी हम ऐसे ही बात करें? यस डियर, बिल्कुल ऐसे ही बात करना। तो चलिए तो जरा आइए, अब सबसे पहले तो भैया, है ना, आपको पता है हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम से स्टार्ट, दिस इज द ब्लॉक 1, दिस इज द ब्लॉक 2, राइट, ये रहा आपके पार्ट, है ना, ये वो इंक्लाइंड प्लेन, राइट, इसका वेट है क्या बताइए, वर्टिकली डाउनवर्ड लगने वाला है। ब्लॉक का जो वेट होता है या फिर किसी भी बॉडी का जो वेट होता है भैया, वो हमेशा कैसा होता है बताइए, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, चाहे बॉडी का ओरिएंटेशन जैसा भी हो, जैसा भी हो, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर बात? ओके फाइन। अब बताइए तो जरा, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट, तो ये इंक्लाइंड है तो इसके परपेंडिकुलर, राइट, तो दोनों ऐसा नॉर्मल रिएक्शन देता है भैया, प्रोवाइड करता है। सपोज करो, है ना, मैं ब्लॉक 2 के लिए बात कर रहा हूं, राइट, तो ये रहा N2, ब्लॉक 2 इस इंक्लाइंड प्लेन को N2 नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, तो उतना ही
सेम लाइन ऑफ एक्शन में यह भी नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। कौन? ये इंक्लाइन प्लेन इस ब्लॉक 2 को। क्लियर बात? आ रही बात समझ में? यहां पर यदि मैं बात करूं, तो देखिए तो अगेन है ना, ब्लॉक 1 इस है ना सेम इंक्लाइन प्लेन को बताइए N1 प्रोवाइड करेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो सेम लाइन ऑफ रिएक्शन पे ये इंक्लाइन प्लेन इस ब्लॉक 1 को N1 नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। सिंस दिस टू ब्लॉक्स आर connected by string, this is nothing but what? String, right? तो भैया फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे, मतलब दोनों बॉडी को आपस में, दोनों ब्लॉक को सेपरेट कर रहे हैं, एज वेल एज इन दोनों ब्लॉक्स को हम लोग किससे सेपरेट कर रहे हैं बताइए तो? प्लेन से, इंक्लाइंड प्लेन से जिसमें रखा हुआ था, इससे भी हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, राइट? तो बताइए सेपरेट करूंगा भैया तो स्ट्रिंग को मैं कट करूंगा क्या? क्लियर है बात? स्ट्रिंग को मेरे को क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग को मैं कट करूंगा इस तरह से, लाइक दिस, तो इधर भी टेंशन आएगा, इधर भी टेंशन आएगा। क्लियर बात है? क्लियर है क्या? इतना तो आप बहुत अच्छे से सीख गए भैया मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 से। इस तरह से समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे सर हम T2 T1 बोलेंगे क्या? क्यों ऐसा बोलोगे? T2 T1 क्यों ऐसा बोलोगे भैया? एक ही स्ट्रिंग से तो दोनों ब्लॉक कनेक्टेड है ना। क्लियर है बात? ओके, तो भैया एज है ना कंसिडरिंग, है ना कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम, आप लोग ऐसे ही बात करते हैं ना भाई, कंसिडरिंग इक्विलिब्रियम, ऐसे ही तो एनालिसिस करेंगे ना स्टैटिक फ्रिक्शन में जो प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं उसको, राइट? तो इक्विलिब्रियम में कैसा होगा बताइए तो? सेम स्ट्रिंग है भैया और सेम स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है। जब इसको कट करके देखोगे कि कितना कितना वो एक दूसरे को है ना फोर्स प्रोवाइड करके रखा हुआ, फोर्स है ना प्रोवाइड करके रखा हुआ है, जिसके कारण ये बॉडी आपस में कैसे कनेक्टेड है। तो भैया सेम ना, दिस टी। क्लियर बात? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, राइट? ओके, तो ऐसा मत सोचना सर यहाँ पे N1 यहाँ पे N2 की बात की, तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए भैया, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक है ना, मतलब जो N होता है ये किस पे डिपेंड करता है? बॉडी पे डिपेंड करता है, बताया था। एज वेल एज और भी एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि जो नॉर्मल रिएक्शन की जो है ना जो वैल्यू है ना, इस बात के भी डिपेंड करेगा। क्लियर बात है? कॉन्टेक्ट सरफेस, तो कॉन्टेक्ट सरफेस यहां पे बात करोगे तो अलग है, यहां पे बात करोगे तो अलग है कि नहीं? बताइए तो। अरे है ना भाई, ब्लॉक 1 और ये इंक्लाइंड सरफेस दोनों से मिलके जो कांटेक्ट बनेगा दैट इज कांटेक्ट सरफेस। ब्लॉक 2 और इंक्लाइन सरफेस दोनों से मिलकर जो कांटेक्ट बनेगा दैट इज कांटेक्ट सरफेस। तो दोनों के लिए कांटेक्ट सरफेस डिफरेंट है ना। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। और क्या बचा है सर यहाँ पे? तो बताइए मेरे को, यहाँ पे जस्ट स्टार्ट टू स्लाइडिंग और आई कैन से स्लिपिंग की बात हो रही है, तो स्लिप किधर होगा बताओ? अप होगा कि डाउन होगा? तो कई बार क्वेश्चन में आपको अप की बात होती है। कैसे बात होती है? अप की बात होती है, राइट? जब मेंशन है तब आपको ऐसा मानना होगा, ऐसा है ना, ऐसा आपको कंसिडर करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन जब तक ऐसा अप स्लिपिंग की बात नहीं है, मतलब ऊपर स्लिप होने की ट्राई कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं जब तक, राइट? तब तक आपको क्या है ना बाय डिफॉल्ट समझना होगा कि डाउन स्लिप करेगा। क्योंकि भैया इंक्लाइंड प्लेन में ऐसा बॉडी रखोगे, इस तरह से ब्लॉक को रखोगे तो ब्लॉक तो डाउन स्लाइड करेगा ना। वर्डिंग को बहुत केयर करना है भैया फ्रिक्शन में, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, राइट? तो यहाँ पे ये इंपेंडिंग मोशन की बात होगी। कैसा? इंपेंडिंग मोशन। तो कैसा बताइए? तो जस्ट स्टार्ट टू स्लिपिंग डाउन साइड। तो बताइए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा कॉन्टेक्ट सरफेस में। तो फ्रिक्शन फोर्स मैं लिमिटिंग कंडीशन में बात करूंगा, मतलब मैं म्यू एन की बात करने वाला हूं। क्लियर बात? तो बताइए जरा यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा डियर, है ना? तो कॉन्टेक्ट सरफेस ये रहा, ये इंपेंडिंग मोशन, रिलेटिव मोशन, ठीक? तो इसके लिए बात करूंगा तो ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है इसके लिए, और ये रहा आपके पास N2 नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? ये ब्लॉक भी है ना, ब्लॉक 1 इससे कनेक्टेड था, तो ब्लॉक 2 जिधर जाने का ट्राई करेगा, राइट? तो ब्लॉक 1 भी उधर ही जाने का ट्राई करेगा। तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा, दैट इज μ1 N1। क्लियर है?
क्लियर है क्या बात बताइए तो जी, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना। कुछ एंगल की बात कर लेते हैं, कुछ एंगल की भी बात कर लेते हैं। तो बताइए एंगल की बात कैसे करेंगे, राइट। तो बताइए ये वाला एंगल यदि अल्फा है तो है ना, कोई भी दो लाइन के बीच यदि एंगल थीटा, तो उनके परपेंडिकुलर लाइन के बीच भी एंगल कैसा होगा, थीटा होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल, तो वेट का लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकल, ये इंक्लाइन प्लेन, तो इसके नॉर्मल, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, तो ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ बताओ बस, इन दोनों के, ये दोनों परपेंडिकुलर। तो दिस विल बी दी अल्फा, दिस विल बी दी अल्फा। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो यहां पे है ना, मैं अब ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 दोनों के लिए है ना अलग अलग एनालिसिस करने जाऊंगा, राइट। तो पहले तो बात करूंगा मैं क्या, ब्लॉक 1 के लिए, ब्लॉक 1 के लिए बात करूंगा भैया, राइट, एनालिसिस करने जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे मैं यदि बात करूं तो है ना, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बॉडी के लिए बात करता हूं, तो ये मेरा एनालिसिस का पार्ट होगा, ये इतना, ये ब्लॉक 2 के लिए, ठीक। यदि मैं ब्लॉक 1 के लिए बात करूंगा तो ब्लॉक 1 के लिए ये मेरा एनालिसिस का पार्ट होगा, इसमें मैं एनालिसिस करूंगा। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब तो ये होता है ना, समझ रहे हैं क्या बात को, बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्लॉक 1 के लिए बात करेंगे भैया, तो यहां पे आप देखोगे कि यहां इस प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग यदि मैं एक्सिस बात करूंगा, राइट, तो मैं इसको कंसिडर करने वाला हूं क्या, एक्स एक्सिस फॉर एनालिसिस पर्पस, और इसके नॉर्मल या फिर इसके परपेंडिकुलर बात करूंगा तो क्या होता है बताइए, वाई एक्सिस। क्लियर है बात, ओके। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस वाई एक्सिस के लॉन्ग है, समझ रहे हैं बिल्कुल। और इस फ्रिक्शन फोर्स, चाहे आप टेंशन इन स्ट्रिंग बात करोगे तो इसका जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इसी में मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करूंगा और स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। समझ रहे हैं बात को क्या, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक। तो आइए ब्लॉक 1 के लिए, राइट, इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन दैट इज समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, ओके। तो ऐसा बोल रहा हूं, मतलब अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर बात है जी। तो बताइए एक्स डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स होगा, ब्लॉक 1 की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा भैया μ1 n1, ओके, μ1 n1, राइट। और ये बताइए W1 फोर्स का दो कंपोनेंट होगा क्या, अलोंग द प्लेन, ठीक, और क्या, नॉर्मल टू द प्लेन, दो कंपोनेंट होगा W1 का। तो अलोंग द प्लेन बात करेंगे हम लोग, तो बताइए ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में -W1 साइन अल्फा, बिल्कुल सही बात, -W1 साइन अल्फा, बिल्कुल क्लियर है ना। इतना ही बस होगा क्या, और टेंशन भी होगा निगेटिव डायरेक्शन में, बिल्कुल सही बात। दिस इज द इक्वेशन 1, बिल्कुल ना। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 ब्लॉक 1 में ही बात कर रहे हैं, राइट। तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 बोल रहा हूं, मतलब किसके अलॉन्ग बात करूंगा, अलोंग, या फिर मैं बोलूंगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन बात किए थे ना अपन, इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन बात किए थे भैया अभी, राइट। तो यहां पे अब मैं बात करूंगा नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास, बताइए तो यहां पे n1, राइट, मतलब ये y डायरेक्शन में n1, राइट, और यहां पर आपके पास w का cos कंपोनेंट होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो W1 cos अल्फा। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, बिल्कुल सही बात। ब्लॉक 2 के लिए बात करते हैं, ब्लॉक 2 के लिए बात करते हैं, ये ब्लॉक 2 के लिए,
राइट। तो देखिए जरा, मैं बात करूंगा समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, राइट। तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 बोलो मतलब अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, तो ब्लॉक 2 में आ जाइए। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन में ये टी होगा, म्यू टू एन टू होगा। ओके, क्या क्या होगा बताइए, ये टी होगा भैया प्लस म्यू टू एन टू। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर। और कुछ है क्या बताइए? तो अलोंग द प्लेन में टी म्यू टू एन टू, बिल्कुल सही बात। W2 का इस तरह का है ना, फिर से दो कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, एक तो अलोंग द प्लेन होगा, राइट, और एक क्या होगा बताइए, नॉर्मल टू द प्लेन। दो कंपोनेंट आएंगे, तो W2 साइन अल्फा, W2 साइन अल्फा, और वो भी कैसा होगा, निगेटिव, माइनस W2 साइन अल्फा। क्लियर? आ रही बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ रहा है, इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 3। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, मतलब पर नॉर्मल टू द प्लेन बात करूंगा। तो देखो तो यहाँ पे है ना, N2 पॉजिटिव होगा, राइट, और W2 का कॉस कंपोनेंट निगेटिव, N2 है ना, फिर माइनस W2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0, राइट। तो बताइए जरा यहाँ पे, ये रहा आपके पास इक्वेशन नंबर 4। बोल दिया? समझ रहे हैं क्या बात को जी? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन, जस्ट मैथमेटिक्स। अब इधर कंसेप्ट को अप्लाई कराना मैं सिखा दिया आपको, है ना। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो देखिए तो जरा, मेरे को यहाँ पे टेंशन से मतलब है क्या? बिल्कुल मतलब नहीं है, टेंशन से तो मतलब है ही नहीं। तो मैं टेंशन को ना यहाँ पे क्या कर दूंगा बताया, यहाँ पे ना मैं एलिमिनेट करूंगा, जस्ट एलिमिनेट। इक्वेशन 1 और 3 में ही तो दिख रहा है टेंशन, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, ठीक है। तो टी की वैल्यू को मैं इक्वेट कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में मैं टी की वैल्यू को इक्वेशन 3 से पुट करूंगा। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या होगा, ये रहा आपके पास μ1 n1 इक्वेशन 1 में, ठीक है, फिर माइनस W1, फिर क्या बताइए तो साइन अल्फा, बिल्कुल सही बात, फिर अगेन माइनस, फिर टी की वैल्यू यहां पे मैं पुट करूंगा, कहां से, इक्वेशन 3 से। तो बताइए क्या होगा, यहां पे क्या होगा जी, इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये माइनस का W2 साइन अल्फा प्लस हो जाएगा W2 साइन अल्फा, राइट, W2 साइन अल्फा, और ये माइनस हो जाएगा भैया माइनस μ2, राइट, एंड N2। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, नाउ ओके फाइन, इक्वल टू 0, ओके। तो ये रहा आपके पास, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, μ1 n1 माइनस W1 साइन अल्फा, राइट, देन ये हो जाएगा माइनस W2 साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस, मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, है ना, तो W2 N2 इक्वल टू 0। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 5। देखते जाइए कैसे है ना, अपन सॉल्व करते जा रहे हैं। हमको तो चाहिए भैया क्या, अल्फा। धीरे धीरे चीजों को हम लोग एलिमिनेट करते जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर 5। अब मैं बात करता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। बड़ा केयरफुली, इक्वेशन 2 और 4 से, है ना, हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, पुट द वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, राइट, किसमें, इन इक्वेशन 5। तो बताइए, ये रहा भैया आपके पास, μ1, राइट, n1 की वैल्यू, है ना, इक्वेशन नंबर 5 है ना, n1 की वैल्यू बताइए क्या है, कहां से पुट करेंगे, 2 से, यही बोले ना अपन 2 से। तो n1 की वैल्यू, ओके, यहां पे आइए, तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन बोला था मैं ब्लॉक 1 में, राइट। तो भैया ये n1 माइनस W1 कॉस अल्फा इक्वल टू 0 होगा ना, इक्वल टू 0 ना, अरे बात समझ में, जैसे यहाँ पे बोले ब्लॉक 2 के लिए, तो यहाँ पे एक मिस हुआ था, ठीक है जी, बिल्कुल। तो n1 की वैल्यू क्या होगा बोलूंगा, तो W1 कॉस अल्फा, W1 कॉस अल्फा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। नाउ माइनस
W1 साइन अल्फा, बिल्कुल सही बात, माइनस W2 साइन अल्फा, बिल्कुल क्लियर, प्लस μ2, अब ये N2 की वैल्यू पुट करूंगा कहां से, इक्वेशन नंबर 4 से। तो बताइए क्या होगा, W2 cos अल्फा, N2 की वैल्यू क्या होगा बताइए, W2 cos अल्फा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए ना। अब इधर आइए, यहां पर भैया मैं क्या बोलूंगा, μ1 इंटू W1, राइट, ये वाला टर्म, और इधर आइए μ2 इंटू W2 cos अल्फा, ठीक है। तो यहां पर है ना μ1 W1 प्लस μ2 W2, ठीक। यहां से मैं क्या कॉमन निकालने वाला हूं, cos अल्फा मैं कॉमन निकालिए यहां से और यहां से, ठीक। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है लेकिन केयरफुली, वेरी केयरफुली, राइट। अब उसके बाद बताइए यहाँ पे ये हो जाएगा भैया इक्वल टू, ये W1 साइन अल्फा W2 साइन अल्फा, इधर मैं ट्रांसपोज करूंगा दोनों प्लस में हो जाएगा, और साइन अल्फा कॉमन है तो ये हो जाएगा W1 प्लस W2, ओके। फिर ये साइन अल्फा को मैं क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना। अब इस cos अल्फा को इधर ले आता हूं तो साइन अल्फा बाई cos अल्फा, और इस W1 प्लस W2 को इधर ले आऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये साइन अल्फा बाई cos अल्फा मतलब हो जाएगा टेन अल्फा, ठीक। अलग कलर से यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ओके, बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये हो गया भैया μ1 W1, ठीक, प्लस μ2 W2, राइट, डिवाइडेड बाई क्या होगा बताइए, W1 प्लस W2, बिल्कुल सही बात। तो आगे कंटिन्यू करेंगे आप, तो μ1 की वैल्यू क्या था, μ1 की वैल्यू इधर आइए एक बार देख लेते हैं, μ1 की वैल्यू 0.3, μ2 की वैल्यू 0.2, ठीक। वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 0.3 μ1 की, और W1 और W2 तो दोनों क्या है 50 है, पता है आपको, μ2 की वैल्यू 0.2 और ये रहा आपके पास 50, डिवाइडेड बाई 50 प्लस 50। क्लियर बात, आ रही बात समझ में। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो इधर मैं बता दूं क्या यहाँ पे, अच्छा ये देखो, तो टेन अल्फा की जो वैल्यू है, ये टेन अल्फा की वैल्यू, ऐसे टेन अल्फा की वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये कितना आएगा, ओके 0.25 इस तरह के आएंगे। क्लियर बात है, ओके 0.25। लेकिन सर हमको तो अल्फा की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे इधर आइए, मैं इधर बता रहा हूं मैं, राइट, इसको कंटिन्यू कर रहा हूं भैया। ये हो जाएगा अल्फा की वैल्यू 10 इनवर्स 0.25, ओके। तो अल्फा विल बी इक्वल्स टू, राइट, तो चलिए है ना कैलकुलेटर से मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो 0.25 10 इनवर्स का 0.25 बताइए, तो 14.036 डिग्री इस तरह के, है ना, आपके पास वैल्यू आएगा क्या, अल्फा की क्या वैल्यू बताइए, तो अल्फा की वैल्यू, तो दिस विल बी योर आंसर। समझ रहे हैं क्या बात को, राइट। तो ये रहा भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही वो एंगल होगा अल्फा, दैट इज द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज अल्फा, जिस पर ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है, राइट, स्लीप करना जस्ट स्टार्ट करेगा, दैट मीन्स स्लीपिंग विल इम्पैंड, ठीक है। ओके डियर, तो यहां पे ये जो अल्फा एक्चुअली जो निकाले हो, ये क्या है, एंगल ऑफ रिपोज ही तो है जी। एंगल ऑफ रिपोज जो मैं पढ़ाया था ना आपको, यही तो है हरी भाषा में, जिसमें ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड डाउन होता है, जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड डाउन, वही तो है ये। क्लियर है। तो चलिए फिर मैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की डिस्कस करता हूं। फिर तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की डिस्कस करते हैं हम लोग। बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है, राइट, केयरफुली सुनिएगा, राइट, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है ये। क्लियर है।
तो देखिए तो क्या क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दी गई है बड़ा केयरफुली। अ डीजल लोकोमोटिव ऑफ वेट W, ओके, is at rest as shown in figure A, as shown in figure A। ये रहा फिगर A, क्लियर है राइट। आपका जो ध्यान है वो सिर्फ फिगर A में रहना चाहिए। इस फिगर A में आप देखेंगे एक डीजल लोकोमोटिव है राइट, एक डीजल लोकोमोटिव मतलब व्हीकल की बात हो रही है एक तरह की, क्लियर बात आ रही बात समझ में, जिसका वेट क्या बताइए तो ये W है, समझ रहे हैं राइट। और ये कैसा है, रेस्ट में है, ये कैसा है, रेस्ट में है, क्लियर बात ना। आगे बढ़ते हैं राइट। तो फाइंड द वर्टिकल रिएक्शंस राइट, वर्टिकल्स रिएक्शंस एट द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट A एंड B, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A एंड B। तो कहाँ है देखिए, तो यहाँ पे ये रहा आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A, ये रहा आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आपको रिएक्शन बताना है, कौन सा रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये फिगर ए के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन है भैया, फिगर ए के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक। आ रही बात समझ में ना। आगे और भी क्वेश्चंस में है ना कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है राइट। तो एक क्वेश्चन तो ये वाला हो गया, मतलब इस क्वेश्चन का पहला पार्ट यहां तक हुआ, ये हुआ आपके पास पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। सेकेंड, व्हेन इट इज पुल्ड बाई राइट, इस डीजल लोकोमोटिव को है ना पुल किया जाता है, व्हेन इट इज पुल्ड बाई अ फोर्स P, व्हेन इट इज पुल्ड बाई अ फोर्स P राइट, इज जस्ट इक्वल टू द टोटल फ्रिक्शन एट द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट A एंड B एज शोन इन फिगर B। क्लियर है बात, आ रही बात समझ में। फिगर B में अब आपका फोकस होना चाहिए, क्लियर बात है। तो देख पाएंगे अब यहाँ पे है ना, फिगर A में भी फोर्स अप्लाई हुआ आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू क्या बताइए, तो क्वेश्चन में 0 दिया गया है। आ रही बात समझ में, मतलब इसमें किसी भी तरह का फोर्स एक्ट कर ही नहीं रहा है। जस्ट ये लोकोमोटिव जो है डीजल लोकोमोटिव है ना, ये ऐसे रोड में है ना, या फिर जैसा भी समझिए अब एक सरफेस है ना, उसमें ये है ना रेस्ट है, कैसा है, रेस्ट है, ठीक है, ये फिगर ए में। लेकिन फिगर बी में आप देख पाएंगे इसको पुल किया जा रहा है बाय द पुलिंग फोर्स P, बाय द पुलिंग फोर्स P, क्लियर बात। और वही डीजल लोकोमोटिव है यहां पर भी, ठीक। आ रही बात समझ में, ओके डियर, ओके। तो यहां पर ये जो पुल किया जा रहा है भैया, ये पुलिंग फोर्स ये किसके इक्वल है पता है, ये इक्वल है टोटल फ्रिक्शन के। तो टोटल फ्रिक्शन मतलब कांटेक्ट सरफेस कहां पे देखेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है भैया कि या तो कांटेक्ट सरफेस में है ना पिक्चर में आएगा फ्रिक्शन फोर्स जो है, या तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, यही तो बात करते हैं ना। अरे बस समझ में। तो ये रहा आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये रहा आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस नहीं दिख रहा है, तो कांटेक्ट सरफेस आपके पास क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट की तरह, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। अरे बस समझ में, आपने फोर्स अप्लाई किया तो फ्रिक्शन आएगा ना, राइट। तो टोटल फ्रिक्शन मतलब यहाँ का फ्रिक्शन और यहाँ का फ्रिक्शन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल फ्रिक्शन होगा, राइट। और वो टोटल फ्रिक्शन इक्वल होगा किसके बताइए, तो इस P के अप्लाइड फोर्स के। क्लियर बात है क्या जी, आ रही बात समझ में, ओके। कहने का मतलब यहां पर ये जो P है भैया, ये जो P है, राइट, दिस P is nothing but what, friction force at point of contact A plus friction force at point of contact B। किस कंडीशन में, फिगर B में। इतनी सी बात क्लियर। क्वेश्चंस को ना बड़ा केयरफुली समझना इंपॉर्टेंट है डियर, राइट, क्योंकि फ्रिक्शन के जब क्वेश्चंस आते हैं तो है ना वर्डिंग में बहुत ही ध्यान रखना होगा आपको, राइट, वर्डिंग में बहुत ही ध्यान रखना होगा, राइट। नाउ फाइंड द न्यू मैग्नीट्यूड्स, राइट। जब हमने डीजल लोकोमोटिव में हमने फोर्स अप्लाई किया, पुल किया, तो कुछ तो इफेक्ट आएगा ना। तो उस कंडीशन में फाइंड द न्यू मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल रिएक्शंस एट A एंड B, मतलब इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में फिर से आपके पास क्या दिखेगा,
रिएक्शंस, वर्टिकल रिएक्शंस, है ना, तो वो न्यू वर्टिकल रिएक्शंस होगा भैया, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से ना ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो क्वेश्चंस है इसमें 2 पार्ट हैं। इसमें कितने पार्ट है पता है आपके पास? इसमें 2 पार्ट है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया आपके पास सेकंड पार्ट। तो 1 बाय 1 है ना हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो भैया हम लोग फर्स्ट पार्ट की डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट आ रही बात समझ में? तो फर्स्ट पार्ट मतलब ये वाला होगा। क्लियर है जी? तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट की डिस्कस करते हैं। इसमें है ना वर्टिकल रिएक्शन की बात करेंगे। क्लियर है क्या बात? तो पहले तो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि भैया ये फर्स्ट पार्ट में फिगर ए में फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा कि नहीं आएगा? फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर बात? ओके। और इस सेकंड पार्ट में फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा यदि मैं आपसे पूछूं, राइट? या फिर मैं कहूं इन दोनों पार्ट में फ्रिक्शन फोर्स आएगा कि किसी एक पार्ट में फ्रिक्शन फोर्स आएगा? क्लियर बात? इस तरह से मैं पूछना चाह रहा हूं। या फिर मैं कहूं कि कौन से पार्ट में फ्रिक्शन फोर्स आएगा, ये है ना, इस तरह का भी मेरा क्वेश्चन हो सकता है, राइट? तो आपका सिंपल से है ना जवाब होना चाहिए, आपका सिंपल से जवाब होना चाहिए कि सर यहां पर फ्रिक्शन फोर्स तो आएगा ही नहीं फिगर ए में पार्ट 1 में। तो ऐसा आप इसलिए बोल रहे होंगे क्योंकि ना सर यहां पर किसी भी तरह का कोई रिलेटिव मोशन की बात हो ही नहीं रही है ना। तो रिलेटिव मोशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है ऐसा बात हो रहा है, ना तो रिलेटिव मोशन में आ गया है ऐसा कुछ बात हो रहा है, ना तो रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई कर रहा होगा ऐसा बात हो रहा है। क्यों? क्योंकि ना सर यहां पे फोर्स जो अपन अप्लाई कर रहे हैं है ना, तो इसी अप्लाइड फोर्स के कारण ही तो फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है। रिलेटिव मोशन में आने का ट्राई करता है कोई बॉडी जो, तब फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है। तो यहां पर तो अप्लाइड फोर्स कैसा है? 0 है, 0 है। तो नो फ्रिक्शन फोर्स, नो फ्रिक्शन फोर्स किस में बताइए? तो ये पार्ट 1 में। इतना सा बात क्लियर है? तो क्या क्या आएगा यहां पे? तो बताइए कोई भी बॉडी किसी सरफेस में रखी हुई होती है तो भैया उसमें रिएक्शन आता है कि नहीं आता? बताइए। अरे बात समझ में? नॉर्मल रिएक्शन आता है कि नहीं आता है? तो बिल्कुल बिल्कुल आपका है ना जवाब यस होना चाहिए, बिल्कुल आपका जवाब यस होना चाहिए, राइट? तो यहां पर आप उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलिए या फिर जस्ट वर्टिकल रिएक्शन बोलिए, जैसा बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। क्लियर बात है जी? ओके। तो वो कब पिक्चर में आएगा? जब मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करूंगा। तो एफबीडी ड्रॉ करना तो आपको आ गया है, राइट? तो मैं यहाँ पे उस वर्टिकल रिएक्शन को दिखाऊंगा, उस वर्टिकल रिएक्शन को दिखाऊंगा तो क्या बोलूंगा बताइए? चलिए आप चाहो तो आर से डिनोट करिए, आप चाहो तो एन से डिनोट करिए, जैसा बोलना चाहे आप बोलिए, ठीक? अरे बस समझ में? ओके। तो चलिए मैं बात करता हूं भैया, दिस इज द एन ए, राइट? और दिस इज द एन बी। क्लियर? ये हो गया हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन या फिर आप कहिए वर्टिकल रिएक्शन। क्लियर है जी बात? ओके। और फ्रिक्शन फोर्स तो पिक्चर में आएगा नहीं। तो इस कंडीशन में आपको बताना है भैया क्या? इस कंडीशन में आपको बताना है एन ए की वैल्यू, राइट, एंड एन बी की वैल्यू। ओके। तो पहली बात तो ये बताइए, ये जो लोकोमोटिव है ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? अरे रेस्ट में है ना, रेस्ट में है ना, समझ रहे हैं बात को? और रेस्ट में है स्टैटिक और इक्विलिब्रियम में है मतलब कहीं जा ही नहीं रहा है, इसमें किसी भी तरह का है ना कोई डिस्टरबेंस हो ही नहीं रहा है, मतलब जैसा है वो ऐसा है इक्विलिब्रियम में, ठीक है जी? तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के कंडीशंस को मैं कंसीडर करते हुए, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को है ना अप्लाई करते हुए फॉर पार्ट 1 फॉर फिगर ए, इस तरह से मैं आगे प्रोसीड करूंगा। जो भी मेरे को यहाँ पर है ना कैलकुलेट करना है, जो भी मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है बात क्लियर? तो भैया सबसे पहले तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स दिख ही नहीं रहा है, मतलब मैं इसकी तो बात करूंगा ही नहीं, ठीक है? तो बात कर लेता हूं मैं समेशन Fy = 0। क्लियर बात? नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन। तो आपका जवाब होना चाहिए सर एन ए एन बी अपवर्ड, मतलब एन ए प्लस एन बी, राइट? तो पॉजिटिव लिया, माइनस डब्ल्यू वेट
है ना, इक्वल टू 0 नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन और आई कैन से नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात ना। तो समेशन एफ एक्स की बात नहीं की है, समेशन वाई की बात की है। क्लियर? तो बताइए मेरे को, है ना, हम इक्विलिब्रियम की जब बात करते हैं तो हमारे पास दो केसेस होते हैं, है ना जी, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की केस में, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की केस में, राइट। तो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम की केस में स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आपके पास अवेलेबल कितने होते हैं? तो आप बोलेंगे कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में सर दो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। क्लियर? कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के कंडीशन में तो 3 होते हैं सर, एक और ऐड हो जाता है, नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, राइट। तो यदि कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम का कंडीशन है तो कभी कभी ऐसा होगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 3 इक्वेशन यूज करना है, मतलब करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। आप, है ना, वो आपकी चॉइस है, राइट, कि आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, कभी कभी 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा, तो कभी कभी आपको तीनों इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या बात को? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जब एफबीडी ड्रॉ करोगे इस डीजल लोकोमोटिव का, क्लियर है, तो फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन आप देख पाएंगे वो एक सिंगल पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, मतलब कोप्लेनर नॉन कंकरेंट है भैया, ये कैसा है? कोप्लेनर नॉन कंकरेंट। बिल्कुल सही बात। तो यहां पे मैं मूवमेंट इक्वेशन की तो बात कर ही सकता हूं, मूवमेंट इक्वेशन की बात कर ही सकता। सपोज दिस इज द इक्वेशन 1, तो नेट मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। तो चलिए मैं पॉइंट ए के अबाउट बात कर लेता हूं, आप चाहो तो पॉइंट बी के अबाउट बात कर सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये तो बहुत अच्छे से सीख चुके हैं जी, ठीक है। तो बताइए तो जरा, यहाँ पे कुछ डायमेंशन भी देके रखी हुई है, राइट। तो ए के अबाउट यदि मैं मूवमेंट की बात करूंगा तो डिस डब्ल्यू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज, आ रही बात समझ में? तो माइनस बोलूंगा, माइनस डब्ल्यू इंटू ए, राइट, एंड दिस एन बी, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करूंगा, क्लियर। तो 2a कैसा होगा? ये काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब दिस एन बी इंटू 2a इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात। तो यहां से मैं बिल्कुल एन बी की वैल्यू बता पाऊंगा, एन बी इंटू 2a, इसको मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा तो w इंटू ए, बिल्कुल सही बात। तो भैया यहाँ पे एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इधर से a टू a विल बी कैंसल्ड, हरी बात समझ में? देन एन बी इक्वल्स टू w बाई 2, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ओके, तो मैंने एक वर्टिकल रिएक्शन तो फाइंड आउट कर दिया, ठीक है, बात क्लियर? ओके ना। तो दूसरा अपन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, अरे बस में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो ये रहा आपके पास एन ए प्लस ये रहा आपके पास एन बी की वैल्यू w बाई 2 माइनस w इक्वल्स टू 0। तो एन ए की वैल्यू आपको यहां से पता चल जाएगा भैया, ये होगा आपके पास w बाई 2। आप सॉल्व करेंगे तो यही मिलने वाला है, यही मिलने वाला है। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो फर्स्ट आंसर हमने कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा। क्लियर? मतलब इस क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट का हमने आंसरिंग कर दिया। जो वर्टिकल रिएक्शंस फाइंड आउट करने की बात हुई थी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए एंड बी, राइट, जब ये लोकोमोटिव जो डीजल लोकोमोटिव है ये कैसा है? रेस्ट है, उसमें किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तब की कंडीशन में ये है आपके पास वर्टिकल रिएक्शंस, और इसी को आप चाहो तो नॉर्मल रिएक्शन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसा आप बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? आ रही बात समझ में? ओके, तो किसी किसी बुक में, है ना, इस तरह के जब वर्टिकल रिएक्शन की बात होती है तो इसको आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है जी, बात तो वही है यहाँ पे, ठीक। आ रही बात समझ में? कंसेप्ट को समझते जाइएगा। नेक्स्ट पार्ट की डिस्कस करते हैं फिर अब। ओके, नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या बताइए, राइट। तो आपका तो यहाँ पे, है ना, जवाब होना चाहिए कि सर यहां पर ना फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा, फ्रिक्शंस आर प्रेजेंट, बिल्कुल प्रेजेंट होगा सर, बिल्कुल प्रेजेंट होगा, क्योंकि ना यहां पे हम फोर्स को अप्लाई करके रखे हुए हैं। ठीक है, बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो बताइए डियर, यहां पे क्वेश्चंस में है ना, आपको किसी भी तरह का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। समझ रहे हैं बात को? ओके,
बट फ्रिक्शन तो आएगा ना, यहाँ पे फ्रिक्शन तो आएगा कि नहीं आएगा बताइए। इस कॉन्टेक्ट सरफेस में आएगा एफ आर, कॉन्टेक्ट सरफेस बोलिए, या फिर यहाँ पे है भैया बताइए कॉन्टेक्ट पॉइंट की बात हो रहा है तो एफ आर ए पॉइंट पे बात करूंगा मैं, कॉन्टेक्ट पॉइंट पे। ठीक है, बात क्लियर। रिलेटिव मोशन इधर जाने का ट्राई कर रहा होगा ना, किस साइड, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। तो भैया अपोज करेगा उस रिलेटिव मोशन को, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, तो टुवर्ड्स लेफ्ट, मेरा लेफ्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये बताइए तो ये एफ आर, ओके, एफ आर बी, क्लियर बात, अरे बात समझ में, इस तरह से कुछ होगा। ठीक, क्लियर है क्या? ओके सर, फाइन। तो सर जैसे आप बोले थे कि स्टैटिक कंडीशन में, स्टैटिक फ्रिक्शन कंडीशन में हम लोग है ना, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, स्टार्टिंग जो स्टेप होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, एनालिसिस करने का, वो होता है लिमिटिंग कंडीशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस में ही है ना, कुछ इस तरह से आपको सेंटेंस दिए रहेंगे जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा भैया कि ये लिमिटिंग कंडीशन का ही बात कर रहे हैं। यदि नहीं है अकॉर्डिंग टू डाटा, आ रही बात समझ में, तब भी आपको है ना इतना तो आइडिया हो गया है राइट, कि आप जो है लिमिटिंग कंडीशन को ही फॉलो करते हुए आप सॉल्व करते जाएंगे। ठीक, आ रही बात समझ में, जब तक कोफिशिएंट ऑफ मतलब काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात नहीं हुई तब तक। अभी मैं और प्रॉब्लम कराते जाऊंगा, आप हड़बड़ाइएगा मत, हर एक कंसेप्ट को मैं क्लियर करता हूं, आपको पता है। ठीक, ओके, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात ना। तो आप बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिया पता है, जितना आपने फोर्स अप्लाई किया, पुलिंग फोर्स राइट, तो पुलिंग फोर्स के कारण भैया यहाँ पे बताइए रिलेटिव मोशन मैंने का ट्राई करेगा ये डीजल लोकोमोटिव, तो इसको अपोज करके रखा हुआ है कौन बताइए, फ्रिक्शन फोर्स राइट, एफ आर ए और एफ आर बी, टोटल फ्रिक्शन फोर्स हुआ, और इसी के बराबर है कौन, ये पुल्ड जो पुलिंग फोर्स आपने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो जितना अप्लाई किया उतना फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है कि नहीं है बताओ। तो भैया बताओ लिमिटिंग कंडीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लिमिटिंग कंडीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्लियर है क्या बात, या फिर मैं कहूं इक्विलिब्रियम का कंडीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जितना अप्लाई किया उतना अपोज हो गया। समझ रहे हैं क्या बात को, समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे म्यू वगैरह के बारे में कुछ तो बात नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट पॉइंट या फिर कॉन्टेक्ट सरफेस की बात हो रही है, तो यदि मैं बात करूं म्यू ए, ठीक, और मैं बात करूं बताइए म्यू बी, ऐसी बात करूंगा ना, क्लियर है। तो ये जो है ना सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये दोनों व्हील के लिए कैसा है, वही सरफेस की बात हुई है, सेम सरफेस में रखा हुआ है दोनों व्हील, क्लियर बात, ओके, दोनों व्हील सेम सरफेस में रखा हुआ है। ठीक, हो सकता है इसका 4 व्हील होता तो 2 व्हील उधर अंदर साइड है। ठीक है जी, ओके, तो यहाँ पे व्हील भी क्या बताइए, तो सेम व्हील है ना, सभी सेम व्हील होगा ना, क्लियर है। यदि इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में व्हील के बारे में, मतलब सभी व्हील को आपको कैसे लेना है, सेम व्हील, सेम साइज का व्हील, क्लियर है बात, ओके, मतलब आइडेंटिकल है भैया। ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है या फिर आप बोलिए कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक, कॉन्टेक्ट सरफेस तो यहाँ पे नहीं है, कॉन्टेक्ट पॉइंट की बात हो रही है। कंसेप्ट को समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं, चीजें पूरे की पूरे कैसा है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल, समझ आ रहे हैं बात को। ठीक, तो यदि मैं कंसीडर करता भी हूं म्यू ए म्यू बी, तो दोनों कैसे होने वाले हैं बताइए, सेम होने वाले हैं, दोनों कैसे होने वाले हैं, सेम, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, समझ रहे हैं क्या बात, बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल, बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल राइट सरफेस एंड व्हील। क्या करेंगे बताइए, यहां पे क्वेश्चन में कुछ ऐसा बात ही नहीं दिया है ना, तो अपने आइडेंटिकल ही लेना पड़ेगा अपने को। क्लियर है क्या पॉइंट जी, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ओके, आ रही बात समझ में ना। तो बताइए आप, यहां पे मैं बात करूंगा भैया, क्या लिमिटिंग कंडीशन से ही अब स्टार्ट करूंगा, लिमिटिंग कंडीशन बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक, ऐसे तो स्टार्ट करेंगे ना स्टैटिक प्रॉब्लम। तो ये हो जाएगा आपके पास दोनों यदि सेम है तो क्या दोनों
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए मैं इसको सेम है बोल रहा हूं तो भैया है ना, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या, म्यू ए इक्वल टू म्यू बी इक्वल टू म्यू। ठीक, बड़ा आराम से बता रहा हूं मैं, कंसेप्ट को समझना और थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस भी यूज करते जाइएगा। राइट, कम क्वेश्चंस कराऊंगा लेकिन ना पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो वो एक क्वेश्चन आपके पास 10 क्वेश्चंस की इक्विवेलेंट होंगे, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में ना? तो इसको म्यू बोल दिया तो भैया आप बताइए मेरे को, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, म्यू एन ए। ठीक, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं बताइए, म्यू एन बी, म्यू एन बी। ठीक है, बात क्लियर। और यहां पे जो एन ए है ये क्या है बताइए, तो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। बट दिस नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, इसको मैं यहां लिखता हूं ना, ये म्यू एन बी। ठीक, तो ये हो गया आपके पास एन बी। दिस एन ए, दिस एन बी है ना, ये डिफरेंट होगा दिस एन ए, दिस एन बी, इस एन ए और इस एन बी से। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि कंडीशन अलग है ना भाई, कंडीशन अलग है ना, समझ रहे हैं? यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे फोर्स ही अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो बताइए। राइट, मैं बोलूं तो ये भी कैसा है, रेस्ट में है, और ये भी कैसा बताइए तो रेस्ट में है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जितना अप्लाई किया उतना अपोज हो गया है यहाँ पे, उधर तो है ना फोर्स अप्लाई किया ही नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ओके, तो बताइए यहाँ पे है ना, मैं यदि आप बात करूं कि है ना, ये इस कंडीशन में, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन में, क्लियर, इक्विलिब्रियम की बात होगी, मतलब समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 की बात करेंगे। बिल्कुल सही बात। तो एक्स डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है बताइए, तो ये भी आपके पास P पॉजिटिव। फिर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कैसा है बताइए, तो बताइए यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको, एफ आर ए राइट माइनस एफ आर बी। बिल्कुल सही बात, इक्वल्स टू 0, ऐसे ही बोलूंगा। या फिर मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूं क्या, कि माइनस माइनस कॉमन निकाला, इसकी वैल्यू पुट किया तो म्यू एन ए, म्यू एन ए। ठीक, फिर क्या हो जाएगा बताइए, प्लस म्यू एन बी। इस तरह से होगा कि नहीं होगा बताइए? बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं सर, इक्वल्स टू 0। तो सपोज कीजिए यहां पे मैं इसको नेमिंग किया हूं क्या, इक्वेशन, इसको नेमिंग कर देता हूं मैं इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। राइट, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 ऐसा आप देखोगे तो दोनों इक्वल है, तो भैया इस ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब मेरे को समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 की नीड है क्या, नहीं, नो नीड, नो नीड, नो नीड टू राइट। कंसेप्ट को समझते जाइए, नो नीड टू राइट किसको, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 को, क्योंकि यहां से ये दोनों क्या हो जा रहा है, इक्वल है ना भाई, तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो सर समेशन एफ वाई की बात कर लेते हैं ना, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन। ठीक, तो बताइए वाई डायरेक्शन में एन ए एन बी, जिसको आप बोलिए नॉर्मल रिएक्शन, या फिर आप चाहे तो क्या बोलिए वर्टिकल रिएक्शन, जैसे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके पास एन ए प्लस एन बी, वर्टिकल है भैया, है ना, अपवर्ड जा रहा है। राइट, और ये वेट तो रहेगा ही, क्लियर बात है, वेट तो उतना ही है, माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही बात। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं एन ए प्लस एन बी इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू। राइट, सपोज कीजिए दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 3, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 3। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो अब मैं फिर से बात कर सकता हूं क्या, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट है ना, तो अगेन पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट की बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो नेट मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू 0। तो बताइए यहां पर
ये एन बी इंटू 2a काउंटर क्लॉकवाइज, राइट, ओके ना, और क्या आएगा बताइए, माइनस डब्ल्यू इंटू ए, माइनस डब्ल्यू इंटू ए, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात ना। अब यहां पे यदि मैं बात करूं, ओके, तो देखिए ये P फोर्स के कारण भी तो मूवमेंट आएगा ना, यहाँ पे P फोर्स अप्लाई हुआ है, आ रही बात क्या समझ में, P फोर्स अप्लाई हुआ है ना, यहाँ नहीं हुआ था, लेकिन P फोर्स के कारण भी मूवमेंट की बात करूंगा, ठीक है, बात क्लियर, बिल्कुल सही तो बोल रहे हो सर, ओके। तो ये रहा P फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, राइट, इस तरह से इसको आगे लाओगे, ऐसा 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 आगे लाओगे लाइन ऑफ एक्शन, पॉइंट ए के बाद मूवमेंट की बात करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, तो यही डिस्टेंस क्या बी, मतलब क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा माइनस पी इंटू बी, माइनस पी इंटू बी, बिल्कुल सही बात, इक्वल टू 0। सर और भी कोई फोर्स के कारण मूवमेंट की बात कर सकते हैं क्या, तो बताइए तो जरा, पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट की बात कर रहे हो तो एफ आर ए जो फ्रिक्शन फोर्स के कारण मूवमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहीं से पास हो रहा है इसका लाइन ऑफ एक्शन, एफ आर बी फ्रिक्शन फोर्स है, इसके कारण मूवमेंट 0 हो गया, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। एन ए जो नॉर्मल रिएक्शन है, जिसको आप बोलिए वर्टिकल रिएक्शन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, है ना, ये तो इसी पॉइंट से पास हो रहा है तो मूवमेंट 0 हो जाएगा, तो आएगा मूवमेंट तो एन बी के कारण, डब्ल्यू के कारण और एस पी के कारण, यस यस। तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है, बात क्लियर, ओके। तो भैया अपने को फाइंड आउट क्या करना है, इस सेकंड कंडीशन में भी हमको फाइंड आउट करना है, बताइए तो जरा, वर्टिकल रिएक्शन ही तो फाइंड आउट करना है जी इस सेकंड कंडीशन में, राइट, और यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, राइट, तो वर्टिकल रिएक्शन को आप चाहे तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलिए या फिर नॉर्मल फोर्स बोलिए, फिर से वही बोल रहा हूँ मैं, ठीक, क्लियर है, बिल्कुल सही बात। तो एन बी की वैल्यू, राइट, आप लोग छोटी छोटी बातों पे ना कंफ्यूज होते हो ना यार, समझ रहे हैं क्या बात को, इसलिए मैं बार बार रिपीट भी कर देता हूं मैं, राइट, क्योंकि आपको क्लियर रहे ये बात, ठीक। तो डब्ल्यू ए प्लस पी बी, डब्ल्यू ए प्लस पी बी, बिल्कुल, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 2a, इस तरह से आप है ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रहा आपके पास एन बी की वैल्यू, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। तो अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक, तो इक्वेशन 3 में देखेंगे एन ए की वैल्यू है, आपको फाइंड आउट करना है, एन बी की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो ये रहा आपके पास डब्ल्यू ए प्लस पी बी, डब्ल्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाई 2a, बिल्कुल सही बात ना, इक्वल्स टू क्या बताइए, ये कैपिटल W है ना, ना एन ए इक्वल्स टू, आगे बढ़िए तो ये हो जाएगा क्या, W ये, और इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो माइनस W A प्लस पी बी डिवाइडेड बाई 2a, इस तरह से हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो आगे इसको सॉल्व करिए फिर, एन ए इक्वल्स टू, ये रहा आपके पास 2WA है ना जी, इसको है ना मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये क्या हो जाएगा माइनस WA माइनस PB, सिंपल स्कूल लेवल मैथमेटिक्स है, राइट, देन ये डिनोमीटर का डिनोमीटर के साथ यहाँ पे ऐसा 1 ऐसा होता है ना, ठीक है, बात क्लियर। तो 2WA माइनस WA, हाउ मच, WA, ठीक, माइनस PB बाई 2a, तो यहाँ पर है ना मेरे पास NA की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जा रहा है आसानी से, दिस विल बी WA माइनस PB डिवाइडेड बाई 2a, यस, यहां पर भी मैं फाइंड आउट कर पाया क्या, बताइए तो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वर्टिकल रिएक्शन फोर्स, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए एंड बी। तो चलिए फिर एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर लेक्चर को मैं यहीं पास एंड करता हूं, ओके। हो गया क्या, हो गया, हाँ, तो यहाँ पे डियर है ना
आप देख पाएंगे सेकंड केस में जब फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आया था तो मैं जैसे ना कंसेप्ट को डिस्कस किया ना, इसकी तो नीड है नहीं है, ठीक है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा समझाना भी महंगा पड़ जाता है ना, तो ये आपको जब और अच्छे वैरायटी क्वेश्चंस करने जाओगे ना तो हेल्प करेगा। इस तरह से मैंने आपको है ना जस्ट एक हिंट दिया हूँ, राइट। इसका तो नीड पड़ेगा ही नहीं आपके पास, इसका तो नीड पड़ेगा ही नहीं। क्यों? यदि सिर्फ आप FRA FRB इस तरह से कंसिडर करते, राइट, तो P इक्वल टू ये FRA प्लस FRB, ये तो क्वेश्चन में दिया है, टोटल फ्रिक्शन के बराबर है P, ठीक। तो वैसे भी है ना ये क्या हो जाता है, ये तो जीरो हो जाता है, ये वाले स्टेप तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ता। मैं जस्ट ना जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में फंसो तो आपको बिल्कुल क्लियर रहे, राइट, कि यदि क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन दिया है नहीं दिया है इस तरह का है ना, तो जैसे यहाँ पे दिया नहीं था, अरे बात समझ में, तो है ना मैं यहाँ पे इक्वल ले सकता हूँ ऐसे जो बताया, राइट। तो बिल्कुल एक क्लियर हुआ होगा, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, अरे बात समझ में। और मैं फिर से बोल रहा हूँ फ्रिक्शन के क्वेश्चंस में ना वर्डिंग का केयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी तो देखिएगा मैं और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं जिसमें आप देखेंगे है ना, आप फील कर पाओगे फ्रिक्शन टॉपिक को। एक टाइम के बाद देखिएगा जब हम लोग ट्रस्ट को पढ़े थे कितना बेसिक से पढ़े थे है ना, और एडवांस लेवल तक पढ़े थे, हर एक टाइप्स के क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस किया था और पूरे कंसेप्ट को क्लियर किया हुआ था, राइट। अराउंड 15 to 16 लेक्चर्स, ठीक है। तो है ना वैसे ही मैं फ्रिक्शन को भी आपको डील करने वाला हूं, राइट, स्टैटिक एज वेल एज काइनेटिक फ्रिक्शन। जस्ट वेट कीजिए, आपके माइंड में किस तरह के डाउट आ सकते हैं मेरे को पता है, राइट। आप उन डाउट्स को यदि एक बार पढ़ लिए होंगे तो होल्ड करके रखना, राइट, परेशान मत होना। बिल्कुल मैं बेसिक से हर एक चीजों को क्लियर करते जाऊंगा, क्वेश्चन वाइज भी एंड कंसेप्ट वाइज भी, ओके। तो चलिए फिर यहीं पे मैं लेक्चर को एंड करता हूं, जरूर फीडबैक दिया करें, ओके। थैंक यू सो मच।